हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं बोपचे सर और इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लासेस में बेटा हम देखने वाले हैं तेल, वसा और साबुन। ठीक है, इसके पहले हमने पीएटी 2024 की तैयारी के लिए 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारा मटेरियल्स कवर किया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। आज हम बेटा बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 अध्याय 11 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं तेल, वसा और साबुन। तो यहां पर हम देखने वाले हैं ऑयल, फैट एंड सॉफ ये है क्या। ठीक है, पूरी बातें समझना है बहुत अच्छे से, बहुत मजे के साथ। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान केंद्रित कीजिएगा और आगे की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे एक एक चीजें ध्यान से। ठीक है बेटा, तो यहां पर आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वसा और तेल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वसा और तेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है वसा और तेल? तो बात करेंगे यहां पर, ध्यान से देखिएगा। उच्च वसी अम्ल, ठीक है, उच्च वसी अम्लों के बारे में आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा होगा। तो अम्ल में उच्च वसी अम्ल भी होते हैं, यानी वसा वाले अम्ल। ठीक है, उन्हीं की बात यहां पर हो रही है, क्योंकि देखिए थोड़ा आप एग्रीकल्चर वाले बच्चे रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है कि साइंस आपका लो रहा हो, पर फिर भी हम प्रयास पूरा का पूरा करेंगे कि आपको अच्छे से पूरा समझ में केमिस्ट्री आ जाए। ठीक है बेटा, तो यहां ध्यान देना है उच्च वसी अम्लों तथा अन्य अम्लों के ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। कौन? वसा और तेल जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? उच्च वसी अम्लों तथा अन्य अम्लों के ग्लिसरॉल, है ना, अन्य अम्लों के ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। यानी आपको पूरी बातें समझ में आ रही हुई कि क्या लिखा है? उच्च वसी अम्लों या अन्य अम्लों के ग्लिसरॉल के क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात है, बेसिक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी पूरी बातें मैं केमिकल बेसिस पर, रासायनिक आधार पर भी आपको एक एक चीजें समझाऊंगा। आगे कि संतृप्त, अब ये संतृप्त और असंतृप्त क्या है? तो अब जब हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तब हमने बात की थी, तो थोड़ी बात यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि संतृप्त ग्लिसराइड, क्या लिखा है बेटा? संतृप्त ग्लिसराइड वसा होते हैं। क्या होते हैं? वसा होते हैं। और असंतृप्त ग्लिसराइड जो होते हैं वो तेल कहलाते हैं। अब ये क्या है, तो ये बात को भी समझ लेते हैं थोड़ा ध्यान से। तो बेटा ध्यान से देखिएंगे, संतृप्त क्या है? तो संतृप्त में क्या होता है? संतृप्त में या तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। क्या होंगे? सारे बॉन्ड एकल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एकल बंध होते हैं। सारे बंध एकल होते हैं। ठीक है, एकल बंध होते हैं संतृप्त में। और असंतृप्त में क्या होता है? तो असंतृप्त में बेटा यहां पर ध्यान से सुनिएगा, असंतृप्त में या तो द्विबंध होगा एक, या क्या होगा? या त्रिबंध होगा, या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध इनमें पाए जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? असंतृप्त कहलाते हैं। जैसे एल्केन और एल्किल जो समूह थे वो सारे के सारे संतृप्त थे, और एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं बेटा वो असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है। जो संतृप्त ग्लिसराइड होते हैं वो वसा होते हैं, यानी कि यहां पर सारे बॉन्ड एकल होंगे वसा में, और असंतृप्त ग्लिसराइड तेल कहलाते हैं, यानी यहां पर या तो एक द्विबंध या फिर त्रिबंध पाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे बेटा बेंजीन, ईथर, टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, इसमें जो है ये विलय होते हैं। वसा और तेल दोनों ही कार्बनिक विलायक जैसे कि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होते हैं, जबकि जल में अल्प विलय होते हैं, या बिल्कुल अविलय होंगे, या अल्प घुलेंगे तो थोड़े घुलेंगे। ये इनके कुछ भौतिक गुण भी मैंने यहां पर आपको बताया है। ठीक है, तो ये एक सामान्य बात आपको समझ में आई होगी कि वसा और तेल है क्या। ठीक है, कि वसा जो होते हैं वो उच्च वसी अम्ल, अब उच्च वसी अम्ल के क्या होते हैं? उच्च वसी अम्ल होंगे, तथा अन्य अम्लों के, या तो उच्च वसी अम्लों के या फिर अन्य अम्लों के क्या होते हैं? ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि ग्लिसरॉल के क्या होते हैं बेटा? एस्टर होते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा, चलिए। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी उदाहरणों की। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है उदाहरणों की, कि उदाहरण सबके होने चाहिए।
तो बात करते हैं वसा के उदाहरणों की यहां पर, और यहां बात करेंगे बेटा तेल के उदाहरण की। ठीक है, दोनों में ही लगभग सिमिलैरिटी होती है रासायनिक गुणों में, पर भौतिक जो इनका भौतिक स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले वसा की। तो वसा में बेटा देखिएगा CH2 CH2, यहां O, यहां भी O, एस्टर होते हैं तो एस्टर का समूह आपको पता है COO है ना, आपको पता होगा। फिर बेटा CO देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको मैं लिखना सिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद बेटा यहां पर ध्यान देंगे, ये तो हो गया देखो COO एस्टर ग्रुप, थोड़ा इसे छोटे फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें और भी जगह यहां पर मिल जाए। ठीक है, तो यहां बेटा इसे CO, यहां पर भी इसे CO और यहां पर भी इसे CO हमने लिख दिया। अब इतनी बात तो सभी को समझ में आ रही है, यहां और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, यहां 2 रहेगा CH2। अब बेटा आगे यहां देखें, ये C1717 H35, ठीक है, C17 H35 और यहां बेटा C17 और H35। ये आपका हो गया एक वसा जिसका नाम है स्टेरीन, ट्राई स्टेरीन भी बोलते हैं इसे, या आप स्टेरीन भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? ट्राई स्टीएरीन, ट्राई स्टीएरीन। ठीक है, ट्राई स्टीएरीन एक प्रकार की क्या है, वसा है। अब बेटा यहां पर आपको बात समझ में आ रही होगी, ये संतृप्त है। क्या है ये? संतृप्त है। संतृप्त क्यों है? तो संतृप्त क्यों है? क्योंकि यहां सारे बॉन्ड एकल है। एकल कैसे? तो देखिए C17H35 आपको पता है एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप में सारे बॉन्ड एकल होते हैं, और इधर भी देख रहे हैं आप तो सारे बॉन्ड क्या एकल है। ये एक प्रकार का क्या है, वसा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राई स्टेरीन। क्या है बेटा? ट्राई स्टेरीन है। तो ये भी एक वसा है। उदाहरण चल रहा है अभी, तो हमने ये वसा का उदाहरण यहां पर लिखा है जिसे हमने क्या कहा, ट्राई स्टेरीन। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण साथ में देख लेंगे। अभी एक उदाहरण ये हमने रखा है, एक उदाहरण और यहां पर तेल का भी रखेंगे। तो तेल का देखते हैं, तेल का एक उदाहरण यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही चलेगा CH2 CH2। ठीक है बेटा, यहां पर O, यहां पर O, यहां पर O। ठीक है, आपको अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे, मैं बता रहा हूं, थोड़ा अलग तरीका भी होता है। O O O O, ठीक है, यहां पर फिर CO CO CO। फिर बेटा यहां पर, अब यहां पर तेल में काम बदल जाता है, एल्किल ना होकर एरिल समूह, सॉरी एल्किल समूह यहां पर हो जाता है। ये एल्किल था, यहां एल्कीन न हो जाता है। बेटा पूरी बातें हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है कि एल्कीन क्या है, एल्किल क्या है, एल्काइन क्या है, ये पूरी बातें हमने पढ़ा है। तो अगर आपको यहां बातें समझ नहीं आ रही कि एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, तो थोड़ा आप पीछे हाइड्रोकार्बन पर चले जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। पूरी एक एक बातें वहां पर आपको क्लियर टू क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां देखिएगा, तो यहां बेटा आपका C17, यहां पर भी C17 और यहां पर भी C17 यानी 17। अब यहां पर जो खतरा है वो क्या है देखेंगे, आगे जो चेंजेस है वो यहां पर आपको दिखाता हूं। H और ये H में यहां पर था 35, 17 दूनी 34 और 1 35, एक जाता, दुगने से एक अधिक। यहां क्या है, दुगने 17 दूनी 34, 34 में एक कम करे तो 33, तो यहां पर है 33। तो यही यहां पर जो कंडीशन शो कर रहा है कि ये है असंतृप्त। क्या है बेटा? असंतृप्त होगा, असंतृप्त होगा। और ये एक प्रकार का क्या है, तेल है जिसका नाम है ट्राई ओलीन, ट्राई ओलीन। ठीक है बेटा, तो ये एक हो गया ट्राई स्टेरीन और एक हो गया ट्राई ओलीन, है ना। ये एक प्रकार का तेल है और एक प्रकार का क्या है, वसा है। ठीक है, और भी उदाहरण होते हैं, ट्राई स्टेरीन हो गया, है ना, और भी वसा के उदाहरण हो सकते हैं। कई प्रकार के अलग अलग उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे ट्राईपोमीटीन हो गया, है ना, ट्राई ओलीन तो हमने देख ही लिया तेल। तो ये वसा का और भी एक उदाहरण यहाँ पर 15, है ना, 15 दूनी 30 31 वाला। अगर यहाँ पर बेटा
17 है यहाँ पर 15 और यहाँ हो जाए 31, है ना। 15 दूनी 30 और 1 31। तो बेटा यहाँ पर जो है इसका नाम चेंज हो जाता है। कि आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग हम बता देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आ जाए कि एक उदाहरण और भी हो सकता है इसका। हम यहाँ नीचे कर लेते हैं इस उदाहरण को, ये भी हमारे काम में आएगा। इसीलिए CH2 CH, है ना, CH ही रहेगा और CH2। ठीक है बेटा, यहां पर ऐसे लगा लीजिए, ये हो जाएगा O, ये भी O, ये भी O। सभी में एस्टर ग्रुप होगा ही, क्योंकि एस्टर होते हैं, लिखा है हमने। ये CO CO CO। और आगे बढ़े तो यहां हो जाता है C15 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 और H31 H31 और H31। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बेटा ट्राई, इसका क्या था स्टेरिन, इसका क्या है ओलिन। तो ट्राई पॉमीटीन, ठीक है, ट्राइप्रोमीटीन। तो ये अलग अलग नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे के सारे आपके क्या है कि एक प्रकार के ये लिपिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपिड। ठीक है, आपको एक बात और भी बता दूं मैं, यहां पर अगर हम आए शुरू में, ठीक है, वसा और तेल, तो वसा और तेल के साथ साथ बेटा जैसे कि यहां पर मोम अगर आए, है ना, थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे। हाँ, यहां पर बेटा बता दें वसा, तेल, मोम, ये सारे जो होते हैं फास्फोलिपिड लिपिड, ये सारे के सारे लिपिड वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? लिपिड वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लिपिड वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब ये बात क्या है कि लिपिड वर्ग के अंतर्गत आते हैं, मतलब कौन कौन? वसा, तेल, मोम, फास्फोलिपिड, सारे के सारे लिपिड वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और ये उच्च वसी अम्ल या अन्य अम्लों के क्या होते हैं? ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। ये बात हमने यहां पर समझ ली। अब आगे बढ़े तो ट्राई, ये क्या बेटा? पॉमीटीन है ना, पॉमीटीन, ठीक है, ट्राइपॉमीटीन। तो इससे भी थोड़ा कर लेते हैं कंप्लीट। ट्राइपामीटीन, ठीक है, पामीटीन। हाँ, ये नाम भी लिख दिया इसका हमने। ये भी एक प्रकार की वसा है। तो ये उदाहरण हो गए, ये भी वसा है, ये भी वसा है, और ये तेल है। ये तेल है, तेल में क्या डिफरेंस है, वसा में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको यहां पर बताया दोनों के उदाहरणों के द्वारा कि ये वसा का उदाहरण है, ये भी वसा का, ये तेल का है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, दोनों ही एस्टर ग्रुप रखते हैं, यानी यहां पर क्रियात्मक समूह एस्टर होता है। परंतु मेन जो समस्या यहां पर आती है वो आती है ये एल्किल और एरिल ग्रुप के कारण। ठीक है, सॉरी एरिल नहीं बोलेंगे, एल्किल और एल्किन ग्रुप के कारण। यहां पर जो ग्रुप है वो है एल्किन और यहां पर है एल्किल। ठीक है, ये भर डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे चलेंगे, क्या है थोड़ी बात समझते हैं। तेल तथा वसा के रासायनिक गुण समान है। ठीक है बेटा, रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समान, सेम होते हैं। रासायनिक गुणों में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। परंतु क्या है, तेल तथा वसा के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। रासायनिक गुणों में तो लगभग समानताएं पाई जाती है, परंतु बेटा यहां पर भौतिक गुण जो है वो क्या होते हैं? देखने को भिन्न भिन्न मिल जाते हैं, यानी अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा यहां पर जो एक कंडीशन है वसा और तेल को अलग अलग डिफाइन करने की, अलग अलग परिभाषित करने की। देखिए दोनों ही अम्लों के एस्टर थे, अम्ल के ग्लिसराइड के एस्टर थे। अब ग्लिसराइड के एस्टर थे, ये तो बिल्कुल दोनों में सेम था, परंतु इनमें डिफरेंस क्या है? तो आपने दैनिक जीवन में भी हमेशा देखा होगा कि क्या होता है कि जो तेल होगा वो हमेशा, आपने देखा आपके घर में तेल रखा होता है वो लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है। जल, जैसे जलीय कंडीशन होती है जल की कि जल बहता है, वैसे ही तेल भी बहने का गुण रखता है। यह आप जानते हैं अच्छे से, यानी कि तेल जो है एक प्रकार का द्रव है। परंतु वसा जैसे घी है आपके घर में, या और भी अन्य पदार्थ तो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो घी क्या है? एक वसा है, फैट है। मक्खन एक वसा है। ये कैसे? ठोस फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। परंतु आपने देखा है कि वसा और घी को भी आप, यानी कि वसा या घी, मतलब घी भी एक प्रकार की वसा है, इसे गर्म कर दे, हीट दे दें, तो क्या होती है? ये क्या होती है? पिघल कर द्रव रूप में आ जाती हैं।
और द्रव रूप में आती है तो फिर इनमें बहने का गुण पाया जाता है, फिर से ठंडी होती हैं तो फिर से क्या हो जाती है, ठोस रूप में आ जाती है। तो क्या है बात यहां पर सुनिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो ठोस अवस्था में होते हैं, सॉरी या द्रव अवस्था में होते हैं, यहां पर देखिएगा 20 के ऊपर जो पिघलने वाले ग्लिसराइड या ग्लिसरॉल वसा कहलाते हैं। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो द्रव रूप में आ गए, तो वो वसा है 20 के नीचे जो ठोस रूप में थे और 20 के ऊपर जो द्रव रूप में आ गए, पिघल गए, पिघलने वाले ग्लिसरॉल वसा कहलाते हैं, यानी कि ये वसा कहलाएंगे। परंतु यदि 20 के नीचे पिघलने वाले, 20 के नीचे ही मतलब कोई 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी, कितने पर बेटा, 15 डिग्री सेल्सियस पर भी द्रव अवस्था में, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में है, तो वो क्या होगा, तेल होगा। परंतु जो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या है, ठोस अवस्था में है, ठीक है, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है, तो वो क्या है, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो द्रव अवस्था में है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में है, तो वो क्या होगा, वो वसा होगा। क्यों, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पर वो द्रव फॉर्म में आया तो वो क्या है, वसा है। जबकि अगर 20 के अंदर ही अगर वो द्रव होता तो वो क्या कहलाता बेटा, 20 के अंदर ही अगर वो द्रव होता तो क्या कहलाता, तेल कहलाता। मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ तेल है, और 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो ठोस अवस्था में होते हैं वो वसा है, और 20 के ऊपर वही वसा क्या हो जाती है, द्रव फॉर्म में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो ये बात हो गई बेटा तेल और वसा के थोड़े से डिफरेंस की। आगे की ओर और बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं इस अध्याय को। चलिए, तो बेटा यहां पर बात हो रही है तेल के प्रकार। तेल के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ ऑयल। तो कितने प्रकार के तेल होते हैं, तो आपने दैनिक जीवन में तेल बहुत सारे देखा है, पर तेल को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में तेलों को बांटा गया है। 3 वर्ग में कौन कौन से, तो एक बेटा सबसे पहला है सूखने वाला तेल। क्या है, सूखने वाला तेल। दूसरा है कम सूखने वाला तेल, और तीसरा है न सूखने वाला तेल। ऐसा तेल जो कि आसानी से बहुत जल्दी सूख जाता है, दूसरा तेल जो कि कम सूखता है, और तीसरा तेल जो कि सूखता ही नहीं है। अब पहला सूखने वाला तेल क्या है, तो अलसी का तेल ऐसा तेल है जो कि बहुत जल्दी सूख जाता है। दूसरा है बेटा कम सूखने वाला, जैसे तिल का तेल, तिल्ली का तेल। और तीसरा है ना सूखने वाला तेल, जैसे कि जैतून का तेल, जो कि बहुत सूखता ही नहीं है, यानी कि कभी भी ये सूखेगा नहीं, जिस अवस्था में था ये वैसा ही रहेगा, और ये सूखेगा नहीं, यानी कि ये गायब नहीं होगा। तो एक है सूखने वाला, एक है कम सूखने वाला, एक है न सूखने वाला। इनके उदाहरण भी हमने देखा, इनके यूज भी होते हैं कि अगर पेंट या वार्निश बनाना है तो यहां पर जो तेल डाला जाएगा वो अलसी का तेल होगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है और सूखना चाहिए, क्योंकि तेल है ना, पेंट या वार्निश जल्दी सूखेगी तो जल्दी क्या होगी, वो चिपक जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये तेल 3 प्रकार के हैं, सूखने वाले, कम सूखने वाले और न सूखने वाले। ये भी आपको याद रखना है तेल के प्रकार। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे, आगे आते हैं बेटा। तो आपके पास है वसा और तेल का निष्कर्षण, कि इन्हें कैसे बनाया जा सकता है, इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला है निर्दलन। क्या है, निर्दलन द्वारा कैसे हम तेल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो वसा और तेल का निष्कर्षण, निष्कर्षण मतलब इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वसा और तेल को प्राप्त करना। अब प्राप्त करना, तो इसका सबसे पहला जो चरण है वो है निर्दलन। ठीक है, बाय क्रस्टिंग। ठीक है, बाय क्रसिंग। क्रसिंग मतलब क्रस करके। ठीक है, क्रस करना मतलब क्या है, तो आपको यहां बता दूं निर्दलन में क्या होता है इस विधि में। ठीक है, इस विधि में क्या होता है बेटा, इस विधि में तेल के बीजों को, ठीक है, तेल के बीज को, ठीक है बेटा, बीज को, तेल के बीजों को, तेल के बीजों को, बीजों को। अब बीज जैसे कि अलसी के तेल के बीज हो गए, है ना, अलसी हो गई, सरसों हो गई या अरंडी हो गई, किसी भी तेल के बीज को हाइड्रोलिक मशीन द्वारा, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन द्वारा क्या करते हैं, दाब देते हैं, दाब देते हैं।
दाब देते हैं मतलब बेटा प्रेशर, दबाते हैं, ठीक है। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि तेल के बीजों को, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन द्वारा दाब देते हैं। दाब देते हैं मतलब हाइड्रोलिक मशीन द्वारा दबाते हैं, जिससे तेल क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, तेल प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको बहुत ही सामान्य विधि है और ये आपने अपने गांव में भी देखी होगी, अपने आसपास शहरों में भी देखी होगी, ठीक है। कि इस विधि में क्या कहा जाता है, एक प्रेशर वाली हाइड्रोलिक मशीन द्वारा या ऐसी कोई मशीन जिससे आपके गांव में तेल निकलता है, उसमें क्या करते हैं, दो ऐसे रोलर घूमते हैं, उसके बीच तेल के बीच जाते हैं, जिससे उनमें प्रेशर होता है और प्रेशर के माध्यम से उनमें क्या होता है, तेल जो होता है वो निकल जाता है और तेल निकल प्राप्त हो जाता है, तथा क्या होती है, कुछ शेष अवशेष बचता है, कुछ शेष अवशेष बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा, कुछ शेष अवशेष बच जाते हैं, जिसे खल कहते हैं। क्या कहते हैं, खल, खल कहते हैं, जो जानवरों को खिलाने के काम आ जाती है, जो जानवरों को खिलाने के काम आती है, खिलाने के काम आती है। ये बात आपने देखी है और सुनी भी है इस विधि के बारे में कि जो खल या खली कहते हैं हम लोग, है ना, जिसे तेल को निकालने या तेल को हम गांव में ज्यादातर तेल पिराना कहते हैं, तेल को पिराने के बाद जो अवशेष बच जाता है ठोस पदार्थ, तो उसे हम खल कहते हैं। इसे या तो हम जानवरों को खिला देते हैं या फिर खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम खली या खल कहा जाता है। तो ये प्रोसेस थी बेटा निर्दलन द्वारा तेल का निर्माण या तेल का निष्कर्षण, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगली विधि है द्रवण द्वारा। कौन सी विधि है, द्रवण द्वारा, बाय मेल्टिंग, ठीक है। द्रवण के द्वारा कैसे तेल का निर्माण किया जाता है। तो अब बेटा यहां पर क्या होता है कि जैसे कोई जंतु से, है ना, कोई जंतु से, ठीक है, क्या है, कोई जंतु से वसा या तेल प्राप्त करना है, कोई जंतु से वसा या तेल प्राप्त करना है, तो क्या करते हैं, ठीक है। कोई जंतु से वसा या तेल प्राप्त, है ना, तेल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, अब जंतु से तेल प्राप्त करना है या वसा प्राप्त करनी है, तो ऐसे उनके भाग ले लेते हैं जिनमें इनकी मात्रा ज्यादा होती है, मतलब तेल और वसा की। तो ऐसे भाग होते हैं बेटा जंतु के शरीर में, कलेजा, ठीक है, कलेजा होता है जंतु के शरीर में, क्या होता है, कलेजा, जिसमें कि तेल या वसा ज्यादा होती है, ठीक है। तो कलेजा ले लें या फिर और ऐसे कई सारे भाग होते हैं जिससे कि हमारे जंतुओं के शरीर में क्या होता है, तेल बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है। तो और क्या होगा, है ना, तो और भी बहुत सारे भाग हो सकते हैं, जैसे कि चर्बी भी ले सकते हैं या फिर गुर्दा, ठीक है, गुर्दे में। तो यहां पर कोई जंतु से वसा या तेल प्राप्त करने के लिए उसके भाग जिनमें कि वसा या तेल ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे कलेजा या गुर्दे को, क्या है विधि बेटा, द्रवण द्वारा, यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, द्रव में, ठीक है, द्रव के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है, जल के साथ भी बोल सकते हैं, गर्म किया जाता है, ठीक है। अब गर्म किया जाता है, अब गर्म करने पर, ठीक है, जिससे क्या होता है, वसा पिघल जाती है, जिससे वसा या तेल क्या होते हैं, वसा या तेल पिघल जाते हैं, क्या होते हैं बेटा, पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है, पिघल कर सतह पर आ जाते हैं, वसा या तेल पिघल कर सतह पर आ जाते हैं, कहां जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है, जिन्हें क्या करते हैं बेटा, पृथक कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं।
तो ये विधि है द्रवण द्वारा, है ना, किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तेल या वसा प्राप्त कर सकते हैं। तो जंतु के शरीर के ऐसे भाग जिनमें तेल या वसा की ज्यादा मात्रा होती है, उनसे तेल प्राप्त करने के लिए, जैसे कलेजे और गुर्दे में तेल की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऐसे भागों को द्रव के साथ गर्म किया जाता है, जिससे वसा या तेल पिघलकर द्रव के साथ पिघलकर सतह पर आ जाती है और जिसे पृथक कर लेते हैं और तेल और वसा बेटा प्राप्त कर ली जाती है। तो ये भी विधि आपको समझ में आई होगी, बाय मेल्टिंग द्वारा, यानी कि द्रवण द्वारा, है ना, यानी कि इसे गर्म करने पर पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और वो सतह पर आ जाते हैं। अगली विधि है विलायकों के प्रयोग द्वारा, ठीक है बेटा, बाय यूजिंग सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि आपको पता है तेल और वसा कार्बनिक विलायकों में विलय होती हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तो कार्बनिक विलायकों में जब तेल और वसा विलय होते हैं, तो इस कारण से इन्हें क्या किया जाता है, उपयुक्त कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में, क्या बोला मैंने, उपयुक्त कार्बनिक विलायक के साथ इन्हें घोल दिया जाता है, ठीक है, घोल लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनमें विलय होते हैं। तो उपयुक्त क्या बोल रहा है, विलायक के प्रयोग द्वारा। तो ऐसे पदार्थ जिनमें कि तेल और वसा उपस्थित है, ऐसे पदार्थों को क्या किया जाता है, कार्बनिक, क्योंकि कार्बनिक विलायकों में विलय है, तो जिनमें तेल और वसा उपस्थित है उनको कार्बनिक विलायकों में या उपयुक्त विलायक, उपयुक्त मतलब जिनमें कि घुल जाए, है ना, उपयुक्त विलायक के साथ घोल लिया जाता है, और घोल लेंगे तो वो उसमें घुल जाएंगे। अब जब घुल जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, घुलकर वो सतह पर आ जाते हैं, और सतह पर जब आ जाते हैं तो उन्हें क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, तो ये विधि भी आपको समझ में आ गई होगी कि विधि है विलायक के प्रयोग द्वारा और यहां पर थी द्रवण द्वारा। तीनों ही विधि बहुत ज्यादा सरल है और तीनों ही विधि बहुत मजेदार है और समझने में भी आपको सरल लग रही होगी, ठीक है बेटा। तो ये था द्रवण के द्वारा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या बात है, थोड़ा समझिएगा, एक एक बातें आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं इस यूनिट में जो आपके लेवल की है। अब बेटा यहां पर देखें, उपरोक्त तीनों विधि से प्राप्त तेल एवं वसा, उपरोक्त तीनों विधि मतलब ऊपर अभी जो हमने तीन विधि पढ़ा है, सबसे पहली हमने पढ़ा निर्दलन, दूसरा पढ़ा द्रवण, और तीसरा जो पढ़ा हमने क्या पढ़ा, उपरोक्त विलायक की उपस्थिति में या उपरोक्त विलायक के साथ घोलकर। तीनों ही विधि में प्राप्त तेल या वसा को मुक्त क्षार के साथ क्या करते हैं, हिलाने पर उसमें उपस्थित मुक्त अम्ल क्या करते हैं, देखो अम्ल है, क्षार है, अम्ल से क्रिया करेगा और वो पृथक हो जाता है। तो मुक्त क्षार के साथ हिलाने पर जो उपस्थित वसा या तेल में उपस्थित मुक्त अम्ल है वो क्षार से क्रिया कर और अन्य अशुद्धियां भी उसके साथ क्रिया कर पृथक हो जाती है। क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है। और अंत में इसे जंतु कोयले द्वारा, अब क्या होता है कि हमने मुक्त अम्ल को तो तेल और वसा से अलग कर लिया, अब उसमें क्या होता है, कुछ रंगहीन पदार्थ बच जाते हैं, उन पदार्थों को कोयले से रंगहीन कर दिया जाता है, मतलब उनका रंग हटा दिया जाता है, और उसमें कुछ गंध न बच जाए कि अब देखिए तेल है प्राप्त किए, हो सकता है कि उसमें कुछ अलग अलग प्रकार की गंध हो, तो उसे क्या किया जाता है, जल वाष्प के द्वारा, है ना, गर्म जल वाष्प के द्वारा गंधहीन कर दिया जाता है, जल वाष्प प्रवाहित करके उसे, उसमें जो गंध होती उसे भी हटा दिया जाता है। तो ये विधि थी बेटा तेल को शुद्ध तेल में प्राप्त करने की विधियां, यानी तेल या वसा शुद्ध रूप में हम कैसे प्राप्त करें, बीजों से या किसी अन्य जंतु से या किसी अन्य पदार्थों से तेल निकालने की विधि या वसा को प्राप्त करने की विधियां थी, है ना। अब थोड़ा आगे की ओर चल लेते हैं, चलिए। तो बेटा आगे की ओर जैसे ही बढ़ते हैं हम, तो आगे देखिएगा क्या है, तेल और वसा के भौतिक। अब भौतिक गुण मतलब जो दिखाई देते हैं कि जो हमें
वास्तव में जैसे अभी मैं आपको दिख रहा हूं, जैसे कि ये बोर्ड आपको दिख रहा है, जैसे कि ये पेन आपको दिख रही है, ये होते हैं भौतिक गुण। रासायनिक गुण थोड़े हटके होते हैं। बात करते हैं भौतिक गुण की, क्या है? साधारण ताप पर, आप जानते हैं साधारण ताप पर वसा ठोस और जो तेल है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला कंप्लीट होता है। दूसरा, तेल में असंतृप्त, देखो तेल असंतृप्त वाला होता है, आपको पता है, ठीक है। तो तेल में असंतृप्त वसा अम्लों का अनुपात वसा की अपेक्षा अधिक होता है। तो संभावित बात है, ये तो सही है, हमने पहले से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। आगे चलें थोड़ा। तो तेल तथा वसा जल में अविलय, परंतु ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, ये भी हम पहले से जानते हैं, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है? ये जल से हल्के होते हैं। जल से क्या होते हैं? हल्के, मतलब जल के ऊपर तैरने लगेंगे अगर जल के साथ मिलाया जाएगा। आप कभी भी आपने देखा होगा जल और तेल को मिलाओ तो तेल ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। तो ये जल से हल्के होते हैं तथा जल के साथ हिलाने पर पायस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? पायस बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा चलते हैं, चलिए। अब आगे क्या है? तेल तथा वसा के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण केमिकल रिएक्शन, जो कि होती तो है पर दिखाई नहीं देती, है ना, हो जाती पर दिखाई नहीं देती। भौतिक जो दिखता है वही भौतिक होता है। तो अब रासायनिक गुण क्या है? तो सबसे पहला है बेटा जल द्वारा जल अपघटन। जल द्वारा ही जल अपघटन, किसका? वसा का। तो बेटा चलिए एक उदाहरण से देख लेते हैं। यहां पर पूरी एक केमिकल रिएक्शन समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। CH2 CH2, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने लिखा था ट्राइस्टेरेट या ट्राइस्टेरिन, ठीक है, उसी की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। CO, अच्छा पहले O था बेटा, ठीक है, पहले O था, हाँ, O CO C17H35, O CO C17H35, यहां पर भी O CO C17H35। जल अपघटन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? जल अपघटन हो रहा है। तो जल अपघटन में क्या होगा? ठीक है, तो जल अपघटन है तो जल के साथ क्रिया होगी। लिखेंगे जल अपघटन, क्या लिखेंगे? जल अपघटन, जल अपघटन, ठीक है। अब बेटा यहां पर ध्यान देना है कि जल अपघटन की क्रिया होगी और बनेगा क्या? तो बनता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बना देते हैं सबसे पहले। इसका तो आपको सूत्र पहले पता हो, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये है ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब ग्लिसरॉल तो यहां पर हमें मिल गया ये। अब क्या बना? तो कितना निकला बेटा यहां पर? ये पूरा पूरा समूह और इसके साथ OH, तो OH निकल गए, साथ में बनता है, ये है बेटा, इसका नाम है ट्राइस्टीरेट या इसे बोलेंगे ट्राइस्टीएरिन, ट्राइस्टीएरिन। ये एक प्रकार की वसा है, इसका जल अपघटन हम कर रहे हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, तो यहां देखिएगा बनता क्या है? C17H35 और COOH दिख रहा है पूरा स्क्रीन पर, COOH। ये क्या है? तो ये है बेटा स्टीएरिक अम्ल, स्टीएरिक अम्ल। अब यहां पर देखिए ये 3 समूह है, तो यहां 3 लगाना तो बनेगा ही बैलेंस करने के लिए। अब ये 3 निकले तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की संख्या में भी अंतर आएगा। आप देखेंगे तो यहां देखिए OOO है, अब यहां पर HHH यहां पर लगेंगे, तो H, ये तो बेटा देखिए ये तो पूरे 3 बार निकल गए, तो ये तो बैलेंस है। पर यहां पर देखो इधर H, ये भी H निकल गए, पर एक्स्ट्रा H यहां पर 3 लगे हैं, 3 लगे हैं, तो यहां तो 2 है, तो 1 2 3 H यहां पर एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये 3 6, तो 6 तो यहां पर लगाएंगे 3, तो 3 दूनी 6। अब पूरा पूरा काम बैलेंस है। ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन है जल द्वारा जल अपघटन, किसका बेटा? वसा का। तो ये रासायनिक गुण है, यानी कि वसा या ट्राइस्टीरेट वसा
का जल अपघटन किया जाता है तो ये ग्लिसरॉल और स्टीयरिक अम्ल बना लेते हैं, मतलब ग्लिसरॉल और अम्ल वसीय अम्ल बना लेते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल बना लेते हैं। समझ में आ गया, वसीय अम्ल बना लेते हैं, या तो ग्लिसरॉल और साथ में क्या बनता है, वसीय अम्ल यहां पर बन जाता है जल अपघटन के लिए। तो अगला है क्षार द्वारा जल अपघटन या साबुनीकरण की क्रिया, यानी कि इससे साबुनीकरण की क्रिया, यानी हम आगे पढ़ेंगे साबुन कैसे बनता है, तो इस विधि का भी हम वहां पर उपयोग करेंगे। ये क्या है, हर इसमें समझते चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, क्षार द्वारा जल अपघटन या साबुनीकरण। तो इसमें क्या है, वसा का, वसा ले लेते हैं पहले, सूत्र CH2 CH2, ठीक है। यहां पर देखेंगे OOO एस्टर ग्रुप होता है, CO, ऐसे ही लिखेंगे बेटा पूरा। अब यहां पर देखिएगा C17H35, यहां पर भी C17H35, यहां पर भी C17 और H35। ये है ट्राई स्टीएरेट या ट्राई स्टीएरीन भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार की वसा है, संतृप्त, ठीक है। अब आगे क्या है, बोल रहा है क्षार द्वारा जल अपघटन। तो यहां ले लेते हैं NaOH, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या करा रहे हैं बेटा, क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन, ठीक है, क्षारीय जल अपघटन। अब बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, तो आगे देखिएगा CH2, अच्छा यहां पर CH2 नहीं आएगा, CH2, यहां OH, यहां भी OH और यहां भी OH। ये हो गया आपका ग्लिसरॉल। क्या बन गया, ग्लिसरॉल। तो यहां भी ग्लिसरॉल बना था, इसके पहले की जो विधि है इसमें भी ग्लिसरॉल बना था, यहां भी बना है ग्लिसरॉल। साथ में एक वसीय अम्ल बनता है, तो यहां पर भी वसीय अम्ल का एक सोडियम लवण बनेगा, वसीय अम्ल बनता था, यहां सोडियम लवण बनेगा वसीय अम्ल का। तो यहां पर जो बनेगा बेटा, इसे नीचे लिख देता हूं ताकि यहां पर जगह बराबर नहीं हो रही है, वो जगह बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहां तक की प्रोसेस क्लियर हो गई है, ग्लिसरॉल बन गया। आगे अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर लिख दे रहे हैं इसे, इसके आगे की रिएक्शन है यहां पर C17H35 और साथ में क्या आएगा, तो COONA, COONA। तो ये हो गया सोडियम स्टीरिक, यहां पर क्या था देखिए, यहां पर नाम था स्टेरिक अम्ल और यहां हो जाएगा सोडियम स्टीएरेट, सोडियम स्टीएरेट यहां पर हो जाएगा। एसीटेट है एक प्रकार का, तो सोडियम स्टीएरेट, ठीक है। दिख रहा है बढ़िया, हाँ नहीं दिख रहा हो तो ऐसे इसे क्लीन करके मैं डबल से बता देता हूं, बढ़िया। हाँ देखेंगे, थोड़ा छोटे करके लिख देते हैं बढ़िया सा। हाँ क्या नाम बोले इसका, सोडियम स्टीएरेट, ठीक है, सोडियम स्टीएरेट, स्टीएरेट ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये ग्लिसरॉल बना और एक जो बना वो बना सोडियम स्टीएरेट बन गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी वसा का या वसा या तेल का जल अपघटन करते हैं, वो भी कैसा, क्षारीय जल अपघटन करते हैं, तो ग्लिसरॉल बनता है और साथ में क्या बनता है, सोडियम स्टीएरेट बन जाता है, ठीक है। पर अभी समीकरण बैलेंस नहीं है, यहां पर देखिए 3 निकलेंगे, इसलिए यहां 3 लगाएंगे, तो यहां भी 3 लगाना होगा ही। हाँ ठीक है बेटा, आगे की ओर अब बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखेंगे एक एक चीजें ध्यान से। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, और क्या लिखा है, एंजाइम द्वारा जल अपघटन। एंजाइमों के द्वारा जल अपघटन करते हैं, तो किस प्रकार से जल अपघटन होगा, ये भी यहां पर ध्यान देना है। तो बेटा लेना है वसा को ही, तो वसा को ही लेंगे और उसी का एंजाइम के द्वारा क्या करेंगे, जल अपघटन। तो यहां पर जल लेंगे और एंजाइम ले लेंगे,
जैसे यहां ले लेते हैं लाइपेज, लाइपेज, ठीक है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है बेटा, एक एक चीज समझना है। क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं, वसा की उपस्थिति में लाइपेज एंजाइम हमने यहां पर ले लिया है। ठीक है, तो यहां क्या बन जाता है, तो वसा अम्ल बनेंगे, वसा अम्ल तो यहां पर बनना ही है। और साथ में क्या बनता है, तो एक उत्पाद बनता है। ठीक है, तो वसा अम्ल के साथ साथ उत्पाद यहां पर जो बनेगा वो क्या था अभी तक, तो यहां पर देखेंगे तो बेटा यहां पर आपको समझ में आएगा। देखिए वसी अम्ल है, सॉरी वसा है, जल अपघटन जल के साथ हो रहा है, ग्लिसरॉल और वसी अम्ल मतलब स्टेरिक अम्ल बन रहा है और साथ में ग्लिसरॉल बन रहा है। सेम यहां पर भी वही प्रोसेसिंग होगी, बस लाइपेज एंजाइम है। तो एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर क्या होता है, वसा के साथ जल का अपघटन करते हैं, है ना, सॉरी वसा का जल अपघटन करते हैं लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो वसी अम्ल और क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। तो ये प्रोसेस भी हो गई, ये हमने लिख लिया है। बाकी ये प्रोसेस सेम आपकी पहली वाली प्रोसेस के समान है, सेम पूरी पूरी जैसे कि वैसी। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं बेटा, तो क्या है, तेल का कठोरीकरण, तेल का कठोरीकरण। अब तेल का कठोरीकरण मतलब तेल से क्या बनाना है ना, तेल आपको पता है तेल क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। कठोरीकरण मतलब तेल से क्या बनाएंगे, वसा, वसा मतलब ठोस हो जाएगा, कठोर। ठीक है, तो तेल का कठोरीकरण, और इसके लिए करते हैं बेटा निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, आपको बता दे रहा हूं क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण, निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने से क्या प्राप्त हो जाता है, हमें तेल से वसा प्राप्त हो जाती, मतलब द्रव से क्या होता है, ठोस रूप प्राप्त हो जाता है। चलिए पूरी पूरी प्रोसेस एक एक तरीके से समझते हैं। क्या मैंने बोला, तेल का कठोरीकरण। तेल का कठोरीकरण करने के लिए सबसे पहले तेल को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद, सबसे पहले मैंने बोला तेल को गर्म करने के बाद उसमें निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है बेटा, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या होता है, यह हाइड्रोजन गैस निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल यानी कि असंतृप्त ग्लिसराइड से क्रिया कर, असंतृप्त ग्लिसराइड के एस्टर से क्रिया कर क्या बना लेती, संतृप्त ग्लिसराइड बना लेती और ठोस रूप में प्राप्त हो जाती है। क्या रूप में प्राप्त हो जाती है, ठोस रूप में प्राप्त हो जाती है। तो बेटा एक एक केमिकल रिएक्शनों के माध्यम से समझते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी थ्योरी बता दिया, चलिए आते हैं पूरी पूरी समझते हैं। तो हमने तेल का भी सूत्र पढ़ा था, तो चलिए यहां पर मैं लिखता हूं CH2 CH अब आपको पता है एस्टर ग्रुप यहां पर होता ही है, तो एस्टर ग्रुप यहां पर जोड़ देंगे और हाइड्रोजनीकरण करेंगे। तो यहां पर देखिएगा एस्टर ग्रुप यहां पर लगाते हैं O CO O CO O, अच्छा O और ये CO। साथ में आपको पता है कि ये असंतृप्त है, तो यहां पर होगा 1533, है ना, सॉरी 1733, यहां पर भी 1733 हाइड्रोजन, है ना, यहां पर भी 17 और यहां पर भी 33 हाइड्रोजन। क्या है नाम, ट्राई ओ, है ना, हमने पढ़ा है ट्राई स्टेरिन, ट्राई पॉमिटीन और ट्राई ओलिन, ओलिन, ट्राई ओलिन। ठीक है, ये एक प्रकार का तेल है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बेटा इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक रहेगा निकील, निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में ताप रहेगा 150 से 200 डिग्री सेल्सियस, है ना, और दाब भी रहेगा, दाब भी उपस्थित रहेगा 5 से, है ना, 7 ATM लगभग दाब यहां पर उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी पूरी बात मैं जो लिख रहा हूं एक एक बात समझिएगा कि यहां पर तेल को हम हाइड्रोजन के साथ अभिकृत कर रहे हैं निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जब तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बन जाता है, तेल जो द्रव अवस्था में था ये तेल अब क्या होगा, देखिएगा आप पूरी पूरी यहां पर कहानी, ऐसा यहां पर इसे ऐसे लिख देते हैं, हाँ ध्यान से देखिएगा, तेल है, 1 मिनट, थोड़ा स्पष्ट दिख जाए बेटा बड़ा अच्छा रहेगा,
हाँ H2, और यहां पर रिएक्शन निकील क्या है बेटा, उत्प्रेरक है, निकील क्या है, उत्प्रेरक है, और यहां पर ताप जो है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस, और दाब भी उपस्थित रहेगा लगभग 5 से 7 एटीएम दाब यहां पर रहेगा, एटीएम, ठीक है, दाब यहां पर रहेगा। अब बेटा यहां पर ये CO, CO, OCO और OCO, ये एस्टर ग्रुप भी यहां पर है। अब तेल से वसा, देखो वसा में भी एस्टर ग्रुप, तेल में भी है ना, तेल में भी एस्टर ग्रुप, वसा में भी एस्टर ग्रुप होता है। अब बेटा यहां पर जो है कि ये जो है यहां पर C17H क्या हो जाएंगे 35, यहां पर भी C17H हो जाएंगे 35, और यहां पर भी C17 और H हो जाएंगे 35। तो क्या हुआ यहां पर, तो यहां पर आपको देखने को मिल गया कि सारे के सारे जो हैं, है ना, कि यहां पर हाँ ये जो है तेल है ये वसा में कन्वर्ट हो गया, और वसा में इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बेटा ट्राइस्टीएरीन या ट्राइस्टीएरेट भी बोल सकते हैं, एक प्रकार की वसा है और ये एक प्रकार का तेल था। तो तेल से वसा में कन्वर्टन हो गया। कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 2 6, तो यहां पर लगाएंगे 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें ठोस वसा प्राप्त हो जाती है, और इसे ही कहते हैं तेल का कठोरीकरण। और इसी का उपयोग हम करेंगे बेटा अभी वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी के निर्माण में भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वनस्पति घी के निर्माण में भी इसी विधि का, यानी तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। ये अभी आगे का काम है, आगे की प्रोसेस है। चलिए इतना अभी हम करते हैं आगे। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है बेटा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है हमारे पीटी के लिए। इससे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं प्रीवियस ईयरों में। अब बेटा यहां पर है विकृत गंधिता में कि यहां होता क्या है, तो जैसे घी या तेल है ना, यानी घी या तेल, क्यों, क्योंकि घी एक प्रकार की वसा है। तो वसा या तेल जब बन गया तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ गंध रह जाती है। अब उस गंध को निकालने के लिए, गंध रह जाती मतलब गंध रहती नहीं है, कि वसा और तेल को जब हम बहुत समय तक के रख देते हैं, कहां पर, वातावरण में। ठीक है, तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, वसा एवं तेल को, वसा एवं तेल को वायुमंडल या नम वायु में खुला छोड़ने पर, नम वायु में खुला छोड़ने पर, क्या करने पर बेटा, खुला छोड़ने पर, अब जब नम वायु में खुला छोड़ देते हैं, किससे बेटा, वसा या तेल को नम वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, या तो ये जल अपघटन की क्रिया कर लेता है, जल अपघटन की क्रिया कर लेता है, क्या कर लेता है, जल अपघटन की क्रिया कर लेता है, या कर लेता है क्या, या तो जल अपघटन कर लेगा या फिर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, तेल या वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, या तो जल अपघटन होगा या ऑक्सीकरण होगा, जिससे ये क्या होता है, जिससे वसा या तेल से क्या होने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। क्या आने लगती है बेटा, दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, दुर्गंध आने लगती, यानी कि दुर्गंध मतलब बेटा गंध आने लगती है। ठीक है, दुर्गंध, ठीक है, दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, दुर्गंध आने लगती है, दुर्गंध आती है, लिख दिया मैंने, दुर्गंध आती है। अब दुर्गंध आती है तो ये क्या हो गया, खराब हो गया, खराब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं, दुर्गंध आने लगती है और ये खराब हो जाते हैं। पूरी प्रोसेस समझ में आ रही होगी। क्या बोला मैंने, वसा और तेल को नम वायु में खुला छोड़ने पर ये जल अपघटित हो जाते हैं या ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे वसा और तेल से दुर्गंध आने लगती है, यानी कि बेकार सी गंध आने लगती है। अब इस दुर्गंध से इसे रोकने के लिए, दुर्गंध से रोकने के लिए, या इनका ऑक्सीकरण या जल अपघटन न हो, इसके लिए क्या करते हैं, ये पूरी बात आपको समझना है। और यही कंडीशन कहलाती विकृत गंधिता। क्या कहलाती बेटा, विकृत गंधिता, मतलब इससे ऑक्सीकृत होने से या जल अपघटित होने से रोक दिया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं,
तो यहां ध्यान दीजिएगा कि इसमें मतलब वसा या तेल में क्या करते हैं, गर्म जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, जल वाष्प प्रवाहित कर इसमें विटामिन सी और विटामिन सी और विटामिन ए मिला देते हैं, विटामिन ए और सी, विटामिन ए एवं सी मिला देते हैं, सी मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें अब आगे की जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, गंध नहीं आती है और ये क्या होता है, खराब होने से बच जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है बेटा विकृत गंधिता, है ना। हाँ, ये बात भी ध्यान रखिए कि विटामिन ए, सी और ई भी मिला सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ए, सी और ई मिला देते हैं, जिससे इसमें क्या होता है, विकृत गंधिता नहीं हो पाती या गंध नहीं आ पाती। अब बात कभी कभी आती है बेटा कि इसमें गंध आती क्यों है, ये खराब होते हैं तो इसमें दुर्गंध क्यों आती है, ये बात थोड़ी समझने वाली। तो ये बात भी आपको मैं यहां बताता हूं कि इसमें दुर्गंध आती है, वसा या तेल का जब जल अपघटन या ऑक्सीकरण होता है तो इसमें बन जाता है बेटा ब्यूटेरिक अम्ल। क्या बन जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। ये ब्यूटेरिक अम्ल जो है इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण दुर्गंध आती है, किसमें, वसा या तेल में। जब इन्हें वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो इनमें जो गंध आती है वो ब्यूटेरिक अम्ल के कारण आती है, और ये ना बने इसीलिए हम क्या करते हैं, इनमें ये प्रोसेस कराते हैं कि तेल या वसा में गर्म वाष्प प्रवाहित कर देते हैं, जिससे इसमें जो गंध है वो नहीं आती है, और उसमें फिर विटामिन ए, सी या और क्या मिला देते हैं, ई मिलाकर रख देते हैं। तो ये प्रोसेस थी विकृत गंधिता। अब आगे की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलें, तो बेटा आगे है वनस्पति घी का निर्माण, ठीक है। किसका निर्माण है, वनस्पति घी का निर्माण कैसे होता है, पूरी प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा। एक एक बातें अभी हमने इस बारे में पढ़ा था, ठीक है। इस बारे में क्या पढ़ा था, तो बेटा अभी तो मैंने जस्ट पढ़ाया था कि तेल से क्या बनाना बेटा, तेल से वसा बनाना, और तेल से वसा बनाने की ही प्रोसेस तो है वनस्पति घी का निर्माण है। यानी कि बेटा कठोरीकरण क्या है, तेल का कठोरीकरण ही क्या है, घी का निर्माण है। अब बात करते हैं, चलिए एक एक बात समझते हैं यहां पर। तो क्या किया जाता है, जब वनस्पति तेल को, अभी मैंने बताया था वनस्पति तेल को, ये प्रोसेस अभी मैंने लिखा था कि जब वनस्पति तेल को क्या किया जाता है, निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप और क्या किया जाता है, 5 से 7 एटीएम दाब पर, ठीक है, दाब पर गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है, या हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। पूरी बात यहां पर एक एक करके बताता हूं। क्या बोला मैंने कि तेल में जब निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 5 से 7 एटीएम दाब और इतने ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो तेल जो द्रव अवस्था में था वो वसा अर्थात ठोस अवस्था में बदल जाता है। ये पूरी प्रोसेस बेटा हमने यहां पर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ये कठोरीकरण। यहां पर पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको ये बताया है यही वनस्पति घी है, यही वसा क्या है, घी है, वनस्पति घी के निर्माण की विधि है। तो यही विधि है जो हम यहां पर, अब बेटा बार बार उसी चीज को लिखना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम यहां थ्योरी के फॉर्म में समझ लेते हैं। अब क्या हुआ कि तेल से क्या बन गया, ठोस रूप में वसा आ गई। कैसे आई ये पूरी प्रोसेस आपने समझ ली है पहले भी। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन गया कठोरीकरण के द्वारा। अब बन गया, अब क्या किया हमने कि इसमें बढ़िया और भी अच्छे फायदे या टेस्ट के लिए, है ना, प्राप्त ठोस, है ना, क्या है बेटा, प्राप्त ठोस वसा, है ना, प्राप्त ठोस वसा प्राप्त ठोस वसा, या इसे ही क्या बोलेंगे बेटा, घी। प्राप्त ठोस वसा या घी में क्या करते हैं, विटामिन सी, विटामिन
विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए, है ना, ये मिला देते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए मिलाकर, है ना, ये क्या होता है, बाजार में बेचा जाता है। बाजार में वनस्पति घी के नाम से बेचा जाता है। वनस्पति घी के नाम से बेचा जाता है, नाम से बेचा जाता है। अब बेटा ये बनता किससे, पूरी प्रोसेस तो समझ में आ गई है आपको कि ये तेल से यानी कि ट्राइओलीन से ये वसा यानी ट्राइस्टेरीन में बदल जाता है। कब, जब निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तेलों का, तो ये ठोस वसा में बदल जाता है, जिसे वनस्पति घी कहते हैं। और इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई मिलाकर इसे मार्केट में वनस्पति घी के नाम से बेच दिया जाता है। तो ये वनस्पति घी के निर्माण की टोटल प्रोसेस थी। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा समझते हैं। बेटा देखिएगा, तो इस यूनिट में कहीं ना कहीं हमने एक बेस से बहुत सारी चीजें समझा है। मतलब एक बेसिक पॉइंट हमें बहुत सारी चीजों को हेल्प करता है, बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। आगे आते हैं तो तेल एवं वसा का उपयोग। तो बेटा तेल और वसा का उपयोग क्या है, तो बहुत सारे जगह तेल और वसा का उपयोग होता है। तो सबसे पहला उपयोग तो आपने देखा है, भोज्य पदार्थों को पकाने में तेल का उपयोग होता ही होता है। सभी के घर में देखे होंगे आपने कि भोज्य पदार्थ को अगर पकाना है बेटा, तो हमें तेल और वसा दोनों का ही उपयोग करते देखा है सभी ने। चलिए, दूसरा है जैतून और अरंडी का तेल दवाओं के रूप में उपयोग होता है, ये भी आपने देखा होगा। रोशनी पैदा करने, यानी आपको पता है कि जब हमें कोई रोशनी पैदा करनी, अंधेरे में दीपक जलाना है, तो तेल का उपयोग या वसा का उपयोग हम करते हैं। घी के दीपक भी आपने जलाते देखा है, ठीक है। तो जलाने में या रोशनी पैदा करने में इसका उपयोग होता है। वनस्पति घी साबुन बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, तो भी यहां पर वनस्पति वसा या तेल का उपयोग होता है। आगे अलसी का तेल और अन्य सूखने वाले तेलों का प्रयोग पेंट बनाने में किया जाता है। और आगे बेटा मशीनों में चिकनाई के रूप में भी वसा या तेल का उपयोग किया जाता है। तो ये वसा और तेल के बेटा उपयोग थे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने हैं। थोड़ा आगे चलें तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और आते हैं बेटा साबुन के निर्माण पे, या साबुन की बात करते हैं कि साबुन होता क्या है। पूरा ध्यान केंद्रित कीजिएगा, पूरा ध्यान फोकस कीजिएगा। तो क्या है, वसीय अम्लों के, देखिए बेटा उच्च वसीय अम्लों के, जैसे कि अभी हमने बात किया था वसा और तेल की, वो उच्च वसीय अम्ल ही थे, जैसे ओलिक अम्ल या स्टेरिक अम्ल, या क्या है बेटा, ओलिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल या पॉमिटिक अम्ल, ठीक है। ये सारे वसीय अम्ल उच्च वसीय अम्ल होते हैं के सोडियम या पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, कहां पढ़े थे, तो मैं लेके आता हूं आपको यहां पर अभी प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। चलिए जल्दी से लेके आते हैं फटाक से। ये देखिए हमने पढ़ा था क्षार द्वारा जल अपघटन। तो यहां बेटा देखिए सोडियम स्टीयरेट क्या है, ये बेटा स्टेरिक अम्ल का सोडियम लवण है, और ये भी एक प्रकार का क्या है, साबुन है। ये भी एक प्रकार का क्या है, साबुन है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का साबुन है जो कि स्टेरिक अम्ल, ठीक है। यहां पर ये वैसे हमने लिया वसा है, तो सोडियम ये स्टेरेट से जल अपघटन हुआ और बन गया सोडियम स्टेरेट, जो कि क्या है, यहां पर सोडियम स्टेरेट एक प्रकार का साबुन होता है। तो ये साबुनीकरण की क्रिया, और मैंने वहां भी ये जब पढ़ाया था तब बोला था आपको कि हम जो देखने वाले हैं कि साबुनीकरण क्या है, ये आगे देखेंगे और साबुन बनाने की विधि भी पढ़ेंगे। तो यही विधि हम यहां पर देख रहे हैं। आते हैं फिर से यहां पर देखिएगा, तो ग्लिसरॉल भी बनता है बेटा, साबुन बनाते समय ग्लिसरॉल भी बनता है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया उच्च वसीय अम्लों के एस्टरों का, ठीक है बेटा। साबुनीकरण पढ़े, साबुन के निर्माण की बात, अच्छा पीछे जाएंगे थोड़ा, चलिए हाँ यहां पर देखें तो ये क्या कहलाता है, सोडियम या पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाता है, ठीक है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, ठीक है। सोडियम लवण कठोर साबुन बनाने में, सोडियम लवण कठोर साबुन
और पोटेशियम लवण मृदु साबुन बनाने में यानी मुलायम साबुन बनाना है तो पोटेशियम लवण, और कठोर साबुन बनाना है, थोड़ी हार्ड साबुन बनाना है तो सोडियम लवण का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं साबुनीकरण क्या है इसके बारे में बात करते हैं कि प्रोसेस जो है साबुनीकरण की वो क्या होती है। तो बेटा यहां है उच्च वसी अम्लों के एस्टरों का सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ संयोग कराते हैं। उच्च वसी अम्लों का सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोक्साइडों के साथ संयोग कराते हैं तो यह प्रोसेस जो है वो साबुनीकरण कहलाती है। तो यह साबुनीकरण का मूल सिद्धांत है। ठीक है बेटा, ये क्या है? साबुनीकरण का मूल सिद्धांत है और इस क्रिया में सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो ये हम पहले भी क्या देख चुके हैं, तो एस पहले भी हम देख चुके हैं, हमने समझा है साबुनीकरण, वहां ग्लिसरॉल बन रहा था। तो क्या है बेटा? उच्च वसी अम्लों के एस्टरों का सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ संयोग कराते हैं तो साबुन बन जाता है और यही साबुनीकरण का मूल क्या है? सिद्धांत है। और इसमें सह उत्पाद के रूप में क्या होता है? ग्लिसरॉल बनता है। तो हमने क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया पहले पढ़ा है, एस पढ़ा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दोगे तो पोटेशियम वाला साबुन बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्या क्रिया हमको पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं, एक बार एक क्रिया समझ लेते हैं यहां पर। तो देखेंगे बेटा CH2OCOR, ठीक है। R क्यों ले लिया? तो यहां बेटा हमें चाहे C17H35 ले या R ले लें तो R भी एक प्रकार का एल्किल ग्रुप है। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या है बेटा? एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। ठीक है, ये याद रखें। यहां पर CH और यहां पर CH2, यहां पर होगा बेटा COOR और यहां पर भी OCOR, ये भी हो गया। यहां पर देखिएगा किससे क्रिया करा दे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, एस्टरों की हाइड्रोक्साइडों से क्रिया, चाहे सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, तो यहां हमने जो लिया है वो किसको लिया है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे। पढ़ा है आपने, अभी जस्ट पढ़ाए थे हमने। तो अब क्या बनेगा? CH2 CH2, तो यहां OH, यहां भी OH, यहां भी OH। क्या है? ग्लिसरॉल। क्या है बेटा? इसका नाम है ग्लिसरॉल। और क्या बन जाएगा? तो R, ये बेटा क्या है? R, तो 3R है तो 3R और साथ में COONA, तो यहां पर भी लग जाएगा 3। ये बन गया बेटा साबुन। क्या बन गया? साबुन। ठीक है, तो सोडियम वाला साबुन है, सोडियम वाला मतलब कठोर साबुन। ठीक है, मृदु बनाना है तो यहां पर KOH से क्रिया करा दें तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साबुन बनाने की विधि थी, साबुनीकरण की प्रोसेस थी। समझ में आपके आई होगी बेटा, एक एक बातें यहां पर हम समझ रहे हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है? तो पूरी बातें जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, जो मैंने यहां पर पूरी की पूरी निष्कर्षों के रूप में लिख दिए, मेन फैक्ट है बेटा। तो जिस वसा में स्टेरीन की मात्रा अधिक होती है, जिस वसा में स्टेरीन की मात्रा अधिक होगी, जैसे कि अभी हमने यहां पर देखा था, ये क्या था? स्टेरीन है ना, ये क्या था? एक प्रकार का स्टेरीन था। ठीक है, सॉरी स्टेरीन नहीं, ये तो ओलिन था। स्टेरीन में क्या होता है कि स्टेरीन में यहां पर C17H35 होता है। यहां पर ये क्या है? तो यहां पर वसा से अगर बनाए बेटा, ये वसा से अगर बनाएंगे तो वसा से अगर बनाए तो ये स्टेरीन ही होगा। क्या होगा? स्टेरीन ही होगा। तो स्टेरीन ही है, स्टेरीन यानी वसा से साबुन बनाए। ठीक है, चले तो क्या है ध्यान से देखिए कि जिस वसा में स्टेरीन की मात्रा अधिक होती है, साबुन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख अम्ल वो होते हैं कि जिनमें स्टेरीन ज्यादा होगा वो साबुन बनाने में ज्यादा प्रयुक्त होंगे। ठीक है, चले पामिटिक या एवं स्टेरिक, पामिटिक और स्टेरिक अम्ल से बने साबुन के बुलबुले मतलब उनके जो झाग है छोटे और लंबे समय तक रहते हैं। इस कारण है ना, रहने के कारण इनका उपयोग
दाढ़ी बनाने, दाढ़ी आपको पता है दाढ़ी जब बनाते हैं तो वो लंबे समय तक क्या होनी चाहिए कि उसकी जो झाग है वो गीली रहनी चाहिए, आपको पता है। तो गीली रहेगी तो क्या होगा, बाल मुलायम हो जाएगी और जिससे जो शेविंग करने वाले व्यक्ति को क्या होगी, ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि जलन ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि बाल जब मुलायम हो जाएगी तो वह आसानी से क्या होगी, ब्लेड से कट जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाता है कि यहां पर झाग, छोटे कण और लंबे समय तक रहने के कारण इनका उपयोग दाढ़ी बनाने की साबुन में होता है। किसका बेटा, पॉमिटिक और स्टेरिक अम्ल के बने साबुनों का उपयोग। चले आगे चलते हैं। पाम तेल, पाम ऑयल सुना होगा आपने, नहाने की साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और अरंडी के तेल का उपयोग पारदर्शक साबुन बनाने में होता है। यानी आर पार दिखने वाली साबुन बनाना है तो अरंडी के तेल का उपयोग होता है, ये बोल रहा है। चले आगे चलें तो आगे क्या है, ध्यान से देखेंगे। औषधि के रूप में, औषधि बनाने, औषधि वाली देखो साबुन, आपको पता है औषधि वाली भी आती है, खुजली की साबुन आती है और भी कई सारे रोगों के लिए साबुन आती है। तो औषधि के रूप में प्रयुक्त साबुन में कुछ फिनोलिक प्रतिरोधी मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनमें औषधि गुण आ जाते हैं। आगे, एल्यूमिनियम साबुन का उपयोग वस्त्र तथा चमड़े को जल रोधी बनाने में किया जाता है, कि जल से वो क्या हो जाए, क्रिया न करें। ऐसे जल रोधी बनाने के लिए एल्यूमिनियम वाले साबुन का उपयोग किया जाता है। खनिज तेल, ये बात आपको याद रखनी है, नोट के रूप में इंपॉर्टेंट। ठीक है, खनिज तेल और सुगंधित तेल का उपयोग साबुन निर्माण में नहीं किया जाता, क्योंकि इन तेलों में ग्लिसराइड नहीं होते हैं। यानी कि इन तेलों में ग्लिसराइड होता ही नहीं है, इसलिए इनका साबुन निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता। जैसे कि हम सोचते हैं कि सुगंधित साबुन है तो उसमें सुगंधित तेल मिलाया गया होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सुगंधित तेल और खनिज तेल का उपयोग साबुन बनाने में नहीं किया जाता है। तो बेटा ये आज का चैप्टर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीएटी के लिए, और हमने पूरा का पूरा चैप्टर 11 यहां पर कवर किया हुआ है इस पूरे के पूरे वीडियो में। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा वसा तेल और उनके जो यौगिक हैं उनके बारे में हमने यहां पर पूरी जानकारी दी है ना। तो हम यहां पर जो पूरा का पूरा समावेश हमने किया है, आपको समझ में आया होगा एक एक बातें, है ना। वसा तेल और उनके यौगिक जो हमने यहां पर देखा, जैसे कि साबुन हमने पढ़ा, यहां पर वनस्पति घी हमने यहां पर पढ़ा, तो पूरी चीजें आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से इनका निर्माण यहां पर होता है। और पीएटी के लिए लगभग इतना ही सिलेबस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कम समय में ज्यादा काम करना है, इसलिए हम बिल्कुल मेन टॉपिकों को यहां पर ले रहे हैं। तो आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल समझने में कहीं से कहीं तक वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई टॉपिक दिक्कत करता है या कोई सस्पेंस मन में आ जाता है, तो बिल्कुल वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें, हम उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आपको बताएंगे कि कोई यहां पर दिक्कत है तो उसे कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो को बिल्कुल लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ और करते हैं पीएटी की केमिस्ट्री पर और भी बातें। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक। ओके।